न्यूमेरिकल एनालिसिस में चैप्टर 5 का जो पहला टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक बिगिन करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चैप्टर 5 का टॉपिक है, राइट। इससे पहले का सब कुछ कवर करवा चुकी हूँ, हर एक एग्जाम्पल, हर एक डेफिनेशन, तो आप वीडियोज़ में देख लेना। इस टॉपिक में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगी। तो देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एकदम से कैसे आ गया, राइट। अभी तक जो हम पढ़ के आए थे, हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये पढ़ के आए थे, ये क्वेश्चंस करे थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई वगैरह, ये सब हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि जो रैंडम वेरिएबल है वो दो टाइप के होते हैं आपके, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। तो देखो, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो दो टाइप से होता है। पहला होता है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है कॉन्टीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फिर आगे सब डिवीजन है दो। एक तो आपका यही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपका एक वो है जो आपका नेक्स्ट 1.3 एक्सरसाइज में आता है, जो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम दो तरह से कर सकते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टीन्यूअस। और डिस्क्रीट के आगे दो सब क्लासिफिकेशन दोबारा है, बाइनोमियल और पॉइजन। और जो कॉन्टीन्यूअस है वो आपका एक ही तरीके से होता है, जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 5.4 में, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला पॉइंट तो ये, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के देखो हम पढ़ते क्या है, कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया जाता है और हम उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर लेके चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम डिनोट करते हैं P से और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम डिनोट करते हैं Q से। और देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलियर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल्स टू 1। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी P है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगी, 1 माइनस P, जिसको हम Q का नाम देते हैं। तो पहला पॉइंट आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यही याद रखना है कि हम P को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। फिर जैसे हमने 5.1 में करा था, हमने PI और XI ये निकाले थे ना, XI और PI, राइट। तो सिमिलरली ये PI का मतलब क्या है, जब X 0 है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, X 0 के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जब X R है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला याद रखना, NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R, जहाँ पे P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ये NCR कैसे सॉल्व होता है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पहला पॉइंट ये याद रखना था कि P क्या है और Q क्या है, और दूसरा पॉइंट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये एग्जाम्पल दे रखा है, तो जब मैं आपको ये वाले न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स कराऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब। तो ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दूसरा पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है वो देखो, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप निकाल सकते हो इस तरह से, मतलब Q प्लस P की पावर N, फॉर्मूला यहाँ पे P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और N है कितनी बार हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको बोले कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालो तो आप Q प्लस P की पावर N वाला फॉर्मूला लगा दो। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की बात करिए, कोई प्रोबेबिलिटी वगैरह नहीं बोल रही मैं सिंपल ये बात बोल रही हूँ कि अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो बस आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, Q प्लस P की पावर N। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो फोर्थ पॉइंट आपको याद रखना है वो होता है मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैं आपको आगे ही बताऊंगी, अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमने बिगिन किया था पेज नंबर 5.1, 5 से उससे पहले सारे पेजेस करवा चुकी हूँ इस चैप्टर के। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसमें आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि P जो है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। और ये वाला पॉइंट याद रखना है कि अगर आपको बोला जाए कि जब X R है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और तीसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो Q प्लस P की पावर N का हम एक्सपेंशन खोल देंगे। फोर्थ पॉइंट मीन एंड वेरिएंस वाला है। उससे पहले मैं आपको ये एग्जाम्पल्स करवा देती हूँ, 6 एग्जाम्पल्स हैं, ये हम कर लेते हैं, उसके बाद हम ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन है कि a die is thrown 6 times, getting an odd number is a success.
what is the probability of getting A part 5 successes, second part at least 5 successes, third part at most 5 successes and fourth part no success यानी कि failure। क्वेश्चन देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। When a die is thrown, तो ऑड नंबर क्या हो सकता है, या तो 1 या 3 या 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, 3, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। तो ऑड नंबर कितने आ सकते हैं, तो 1 या 3 या 5। तो सक्सेस जो है, हमें सक्सेस चाहिए, तो फेवरेबल केसेस कितने हैं ऑड नंबर आने के, 3। और एग्जॉस्टिव केसेस कितने हैं, 6। यानी ये टोटल केसेस जब आप एक डाइस फेंक रहे हो तो या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस कितने हो गए, 6। अब P हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बताई चुकी हूँ आपको। और सक्सेस हमें कब मिलेगी, जब हमें क्या मिल रहा है, एक ऑड नंबर मिल रहा है। अगर आप एक बार डाइस फेंक रहे हो तो अगर आपके 1, 3 या 5 आ गए तो आप सक्सेसफुल हो। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई ऑन 1 थ्रो ऑफ डाइस कि आपका ऑड नंबर आए 3/6। तो P आ गया 1/2, Q आपका आ जाता है 1 - P करके, राइट। तो Q आ जाएगा 1/2। अब कैपिटल X हम मान लेते हैं नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 6 थ्रो ऑफ अ डाई। क्वेश्चन ध्यान से देखो हम कैसे कर रहे हैं। हमने P निकाला, हमें Q निकाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेसेस, फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, जब X R है तो प्रोबेबिलिटी P का फॉर्मूला क्या था, NCR P की पावर R Q की पावर N-R। तो P तो आपको पता है, Q भी आपको पता है, बाकी बचा N क्या होता है, यहाँ पे N है 6, यानी कि कितनी बार हमने डाइस फेंका, कितनी बार हम वो रैंडम एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, वो होता है आपका N, राइट। तो जब X R है तो आपका प्रोबेबिलिटी P क्या होगी, NCR P की पावर R और Q की पावर N-R। तो वैल्यू पुट कर दो, N की जगह 6, P की जगह 1/2 और Q की जगह भी 1/2। तो क्या बन जाएगा आपके पास 6CR इंटू में 1/2 की पावर 6, क्योंकि 1/2 बेस है, ऊपर पावर एक जगह R है, एक जगह 6 - R है, तो ऐड कर देते हो पावर। तो 6 - R प्लस R क्या हो गया, 6। तो 6CR 1/2 की पावर 6। अब R क्या हो सकता है, मतलब देखो 6CR लिखा है, इसका मतलब आप 6 में से कुछ चूज़ कर रहे हो। जब हमने कार्ड वाला क्वेश्चन किया था पिछले वीडियो में, तब मैंने आपको समझाया था कि अगर कहीं पर NCR लिखा है, इसका मतलब क्या है कि आप N चीज़ों में से R चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे 6CR लिखा है, यानी कि आप 6 में से R चीज़ों को चूज़ कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि 6 में से आप एक भी चूज़ ना करो, या एक चूज़ कर लो, 2, 3, 4, 5, 6 चूज़ कर लो। 6 में से आप 7 चीज़ें तो चूज़ नहीं कर सकते ना। तो जो R की वैल्यू है वो क्या होगी, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 6। तो इतना समझ में आ रहा है क्वेश्चन। देखो आपको N की वैल्यू दे रखी है 6, P और R की वैल्यू निकालनी है। P इस केस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, सक्सेस। और सक्सेस कब मिलेगा, जब आपको डाइस पे ऑड नंबर मिल रहा है। तो जब आपने एक बार डाइस फेंका तो ऑड नंबर क्या हो सकता है, या तो 1 या 3 या 5। तो P की वैल्यू आ गई 3/6। सिमिलरली आप Q की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ आपने निकाल ली है कि P क्या है, Q क्या है और N क्या है, ठीक है। और साथ में आपने X को माना है, कैपिटल X क्या मानते हैं, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 6 थ्रो ऑफ डाइस। जो आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट दे रखा है, पहली लाइन ही लिख रखी है कि एक डाई को आप 6 बार फेंक रहे हो। देखो ध्यान से देखना, आप 6 डाइस नहीं फेंक रहे, आप एक ही डाई को 6 बार थ्रो कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपका X होता है। फिर हमने X बाइनॉमियल वेरिएट है, जिसके पैरामीटर्स N = 6 और P जो है 1/2 है। ये आपकी स्टेटमेंट होती है। फिर ये सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद आपने निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेसेस, कि जब R बार सक्सेस आ रहे हैं। क्योंकि देखो जो आपने P प्रोबेबिलिटी निकाली है 3/6, यानी कि आपको सक्सेस मिल रहा है, लेकिन तब तो आपने डाई को सिर्फ एक ही बार फेंका है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपने डाई को 6 बार फेंका है। तो जो P और Q आपने निकाले हैं वो आपने क्या निकाले हैं कि जब आपने एक बार डाइस फेंका है तब सक्सेस कितना है और तब आपका फेलियर कितना है। तो P और Q एक बार डाइस फेंकने के बाद आए हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो आपको ये बोला है कि डाई को आपने 6 बार फेंका है। और जो क्वेश्चन में पूछा है वो आपसे ये पूछा है कि 5 सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट 5 की क्या है, एटमोस्ट 5 की क्या है, नो सक्सेस की क्या है। तो आपको एक जनरल वैल्यू पता होनी चाहिए ना। तो इसीलिए हम जब X R है तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस फॉर्मूले को निकालते हैं और फिर R की वैल्यूज चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा था कि प्रोबेबिलिटी बता दो जब 5 सक्सेस आपको मिले हैं, ठीक है। तो हम फॉर्मूले से क्या निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेसेस। तो R की जगह हम 5 को रख देंगे फॉर्मूले में, है ना। तो 6CR इंटू 1/2 की पावर 6, हम निकालेंगे 6C5 इंटू 1/2 की पावर 6। सिंपल तरह से सॉल्व कर लिया हमने इसको। NCR का फॉर्मूला कमेंट्स में मेरे को लिख दो ज़रा, पढ़ के आ रखे हम। 11th में भी पढ़ा है हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में, और फिर 12th में तो हमने प्रोबेबिलिटी करी ही थी, ठीक है। नेट पे सर्च करो, हमें को अगर आता है तो वेल एंड गुड, तो ना नेट पे सर्च करके देखो NCR का फॉर्मूला और मेरे को कमेंट्स में लिखो।
नेक्स्ट सेकंड पार्ट ने पूछा था एटलीस्ट 5 सक्सेसेस। अब देखो एटलीस्ट 5 सक्सेस की मतलब क्या होता है, एटलीस्ट यानी कि कम से कम, यानी कि कम से कम 5 बार तो सक्सेस होना ही चाहिए, 5 से ज़्यादा बार भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x या तो आपका 5 है या 5 से ज़्यादा है। तो 5 से ज़्यादा, इस केस में r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से 6 के बीच में। तो 5 है या 5 से ज़्यादा, यानी कि इस केस में x की वैल्यू या तो 5 है या 5 या 6 है। ठीक है, आप समझ में आया हमने r की वैल्यू 0 to 1 to 6 क्यों लिखी थी वहाँ पे, राइट। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x जब x 5 है और जब x 6 है तब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और बीच में हम उसे ऐड कर देते हैं क्योंकि दोनों में से कोई एक केस हो सकता है, राइट। और जब दोनों में से कोई एक केस होता है तो हम प्लस लगाते हैं, क्योंकि दोनों केस साथ तो नहीं अगर कर सकते ना। तो एक बार हमने फॉर्मूले में लिख दिया r को 5 प्लस किया और फॉर्मूले में r की जगह एक बार लिख दिया 6, सिंपल तरीके से उसको सॉल्व किया है एंड आपके पास आंसर आ गया 7/64। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट ने पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 5 सक्सेसेस। एटमोस्ट 5 सक्सेसेस का मतलब ये है कि 5 या उससे कम, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, तो 5 अगर मैं बोल रही हूँ कम से कम 5 यानी कि एटलीस्ट 5, इसका मतलब 5 तो होनी ही चाहिए, उससे ऊपर बेशक हो सकती है, लेकिन एटमोस्ट 5 का मतलब है कि 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में x की वैल्यू या तो आपकी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, क्योंकि एटमोस्ट 5 है ना कि 5 या उससे कम, तो 5 को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 है तब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जब 1 2 3 4 5 वैल्यू है तब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो करना क्या है, इनमें से कोई एक केस एग्जिस्ट कर सकता है एक बार में, राइट, तो इसलिए प्लस लगाते हैं। फॉर्मूले में r की जगह एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5 पुट करो एंड आंसर आपके पास आ जाएगा, सिंपल। फोर्थ पार्ट ने पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस यानी कि हमने क्या निकाला था, r क्या था यहाँ पे, r था हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेसेस, राइट, ये निकाला था ना हमने। तो जब नो सक्सेस है यानी कि 0 सक्सेस है तो r की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो फॉर्मूले में जो हमने निकाली थी प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेसेस, उस वाले फॉर्मूले के अंदर r को 0 पुट कर दो एंड आपके पास फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, p की वैल्यू निकालनी है, q की वैल्यू निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेसेस निकालने हैं, उसके लिए आपको n की वैल्यू भी पता होनी चाहिए एंड फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग r की वैल्यू को चेंज कर करके हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 2, एन अनबाइस्ड कॉइन इज टोस्ड 10 टाइम्स। ये लाइन पढ़ते ही पता लग गया वो कि ये आपकी x की वैल्यू दे रखी है और जो n हम निकालते हैं स्मॉल n वो 10 है यहाँ पे, है ना। फाइंड बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स, एटलीस्ट 6 हेड्स, एटमोस्ट 6 हेड्स या एटलीस्ट 3 हेड्स, राइट। तो p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और सक्सेस कब आएगा, जब आपका कॉइन पे हेड आएगा, राइट। तो p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी कि गेटिंग अ हेड इन अ सिंगल टॉस ऑफ अ कॉइन। तो अगर आप एक बार कॉइन को टॉस करते हो तो आपका हेड कितनी मारा सकता है, एक ही बार, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2, यानी कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ सिंगल टॉस ऑफ कॉइन कितनी हो गई, 1/2। तो p की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम जब q की वैल्यू निकाल लेंगे 1 - p करके, तो q की वैल्यू भी आ गई 1/2। कैपिटल X बता ही दिया था क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही कि द नंबर ऑफ सक्सेसेस व्हेन अ कॉइन इज टोस्ड 10 टाइम्स, ठीक है। और n क्या आएगा यहाँ पे, 10, और p की वैल्यू क्या होगी, 1/2 अभी निकाली ही है। उसके आगे हम क्या करते हैं, वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि जब x r है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r सक्सेसेस कैसे आएगा, NCR p की पावर r q की पावर n - r। तो p की वैल्यू भी पता है, q की वैल्यू भी पता है, n की वैल्यू भी पता है। जो r है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करता है, राइट। तो हमने निकाल ली। अब देखो NCR का मतलब क्या था कि n टोटल चीज़ें हैं, उसमें से आप r चीज़ों को चूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे 10CR है, यानी कि 10 चीज़ों में से आप r चीज़ें चूज़ कर रहे हो। तो r कितना हो सकता है, या तो 0, यानी कि 10 में से आपने एक कुछ भी चूज़ नहीं किया, या 10 में से आपने एक कुछ चूज़ किया है, 10 में से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज़ें चूज़ करी हैं। अब 10 में से हम 11 आइटम तो नहीं चूज़ कर सकते ना। तो r की वैल्यू इस एग्जाम्पल में या तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9 या 10 हो सकती है। 0 से कम नहीं हो सकती और 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बता दो ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड्स। एग्जैक्टली यानी कि 6 हेड आने चाहिए, उससे कम नहीं आने चाहिए ना उससे ज़्यादा आना चाहिए, एग्जैक्टली,
ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू 6 है। तो जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है, जो फॉर्मूला निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r सक्सेसेस, तो आपको क्या चाहिए, 6 सक्सेस चाहिए। तो x की वैल्यू उस केस में हो गई 6, और फॉर्मूला हमारे पास है कि जब x की वैल्यू क्या है r, तो r की जगह 6 पुट कर दो इस फॉर्मूले में, 10 की पावर CR इंटू 1/2 की पावर 10, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 6, तो 6 तो आने ही चाहिए, 6 से ज़्यादा आ जाए तो चल जाएगा। ठीक है। एटलीस्ट 6 यानी कि कम से कम 6। ऐसे हम बोलते हैं पास होने के लिए हमें 27 नंबर चाहिए, एटलीस्ट 27। तो 27 आ गए तो हम पास है, ज़्यादा आ गए तो भी हम पास है, राइट। तो एटलीस्ट 6 हेड्स यानी कि कम से कम 6 हेड चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू है तो 6 हो सकती है या 6 से ज़्यादा हो सकती है, और 6 से ज़्यादा मतलब 7, 8, 9 या 10, क्योंकि r की वैल्यू 0 to 10 के बीच में हो सकती है, और 0 और 10 को इंक्लूड करके। ठीक है। तो इस केस में हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू 6 है, जब x की वैल्यू 7 है, जब x की वैल्यू 8 है, जब x की वैल्यू 9 है, और जब x की वैल्यू 10 है। तो इनमें से कोई एक चीज़ हो सकती है ना, या तो आप जब कॉइन फेंक रहे हो तो या तो ऐसा हो सकता है कि 6 बार आपका हेड आ जाए, या 7 बार आ जाए, या 8 बार आ जाए, या 9 बार आ जाए, 10 बार आ जाए। तो इनमें से सारी चीज़ें तो इकट्ठी नहीं हो सकती। तो जब ऐसा हो सकता है ना कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, यानी कि जब और वाली सिचुएशन आ जाए कि या तो x की वैल्यू 6 हो सकती है या 7 हो सकती है, राइट, क्योंकि एटलीस्ट 6 हेड है, तो एटलीस्ट में ये सारे केस बन सकते हैं, तो हम प्लस लगाते हैं बीच में, राइट। फिर जो फॉर्मूला हमने निकाला है 10 CR इंटू 1/2 की पावर 10, वहाँ पे r की वैल्यू 6, 7, 8, 9, 10 पुट करते जाओ, उनको ऐड कर दो, फिर जो वैल्यूज़ आ रही हैं आपका आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट देखो, उसके अंदर पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 6 हेड्स। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? एटमोस्ट का मतलब ये होता है कि 6 से ऊपर नहीं आने चाहिए। ठीक है, 6 से ऊपर नहीं आने चाहिए। तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे तो 6 हो सकती है या 6 से कम हो सकती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 ये हो सकती है आपकी x की वैल्यू। ठीक है। अब देखो, हम अगर ऐसे कर दें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक है, हम मतलब अलग अलग निकालने की जगह मतलब हम ऐसे कर सकते हैं इसमें कि जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अलग अलग के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल दी फॉर्मूले में, अलग अलग बार बार r को पहले 0 पुट करा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पुट करा, ऐड कर दिया, आंसर आ गया। बट थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, राइट। तो हम सिंपल कर देते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 6, और x इज़ ग्रेटर देन 6 मतलब या तो x 7 है, x 8 है, x 9 है, या x 10 है। तो इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो गई ना, क्योंकि एक बार आप पहले आप r को 0 पुट कर रहे हो, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 बार वैल्यूज़ निकाल रहे हो, और एक बार आप r को 7, 8, 9, 10 पुट कर रहे हो सिर्फ 4 बार, और 1 में से माइनस कर रहे हो, राइट। समझ में आया ना 1 में से माइनस क्यों करा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगी? वो भी 1/2 है। 1 माइनस 1/2 करोगे तो 1/2 आ जाएगा। चलो, तो छोटा सा एग्जाम्पल था। अब आप बहुत बड़ा केस लेके चल रहे हो, और आपके पास जब पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी जब x ग्रेटर देन 6 है 1 में से माइनस कर रहे हो, तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो वो चीज़ हमने इसमें करी है, सिंपल से करके 53/64 आंसर आ गया। अब देखो फोर्थ पार्ट, इसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स। एटलीस्ट 3 हेड का मतलब क्या है कि कम से कम 3 आने चाहिए। तो कम से कम 3 यानी कि 3 सबसे कम है, तो उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जगह अगर मैं ये कर दूं कि 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, तो क्या आ जाएगा आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, राइट। तो इसमें भी हमने यही कर दिया कि 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, x लेस देन 3 इक्वल टू 3 नहीं, लेस देन 3, तो x लेस देन 3 यानी कि x जो है या तो 0 है, या 1 है, या 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x जब 0 है, जब 1 है, जब 2 है, उसको निकाला, ऐड किया, और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। r की वैल्यू 0 पुट करी, तो जब x 0 है प्रोबेबिलिटी आ गई। r की वैल्यू 1 पुट करी, तो जब x 1 है तो प्रोबेबिलिटी आ गई। r की वैल्यू 2 पुट करी, जब x 2 है प्रोबेबिलिटी आ गई। इन तीनों में से कोई एक केस हो सकता है एक बारी में, तो तीनों को हम ऐड करते हैं, क्योंकि और है कि या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 होगी एक बारी में, या 1 होगी, या 2 होगी, तो यानी कि और, तो ऐड करते हैं और फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की। एज सिंपल एज दैट। अब देखते हैं एग्जाम्पल 3। क्वेश्चन बोलता है कि एक उर्न है, उसके अंदर 5 वाइट, 4 रेड और 8 ब्लैक बॉल है।
अगर हम 4 बॉल निकालते हैं 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट यानी कि एक बॉल निकाली वापस उर्न में डाल दी। उर्न यानी कि आप एक बॉक्स कंसीडर कर सकते हो। एक बॉल निकाली वापस बॉक्स में डाल दी, दूसरी निकाली वापस बॉक्स में डाल दी, तीसरी निकाली वापस बॉक्स में डाल दी, चौथी निकाली वापस बॉक्स में डाल दी। तो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि ऑल आर वाइट, ओनली 3 आर वाइट या नन इज़ वाइट। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी आपकी, बॉल कौन सी निकालनी है आपको, वाइट। तो वाइट बॉल की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, टोटल बॉल कितनी है, 5 + 7 + 8 20। 20 में से निकालनी कितनी है, 1। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल अपॉन में टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, NCR, यानी कि N क्या है 20 टोटल बॉल्स, R क्या है 1, 20 में से एक चूज़ करनी है। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20C1, ऊपर आएगा 5C1। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि जब आपने एक बार बॉल निकाली तो वो वाइट आएगी। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, अगर आप 5 वाइट बॉल हैं उस बॉक्स में तो 5 में से कोई एक बॉल निकली तो आप सक्सेसफुल हो गए, राइट। तो ऊपर आएगा 5C1, तो 5C1 को सॉल्व करोगे 5, 20C1 को करोगे 20, तो 5/20 आ गया 1/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गई 1/4। क्यों निकालोगे तो 1 - p निकालोगे जो आ जाएगा 3/4। अब हमें चाहिए कैपिटल X की वैल्यू। तो कैपिटल X क्या होता है, आपका जो रैंडम एक्सपेरिमेंट आप बेसिकली कर रहे हो। तो वो इस केस में क्या है, नंबर ऑफ सक्सेसेज इन 4 ड्रॉज, राइट। नंबर ऑफ सक्सेसेज इन 4 ड्रॉज विद रिप्लेसमेंट, ब्रैकेट में विद रिप्लेसमेंट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई 4, क्योंकि आप 4 बार ड्रॉ कर रहे हो। और p यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या निकाली है, 1/4। अब हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r सक्सेसेस, राइट। यानी कि जब x r है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, राइट। तो NCR p की पावर r, q की पावर n - r। n क्या है 4, p है 1/4 और q है 3/4। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला आ गया ये कि जब x r है तो p की वैल्यू क्या होगी। अब देखो NCR, n की वैल्यू है 4, तो 4CR, इसका मतलब आपके पास टोटल आइटम है 4, उन 4 में से आपको R आइटम चूज़ करने हैं। तो या तो आप 4 में से एक भी आइटम चूज़ ना करो, या 1 चूज़ करो, या 2 चूज़ करो, या 3 चूज़ करो, या 4 चूज़ करो। तो R की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि सारी की सारी बॉल जो है वाइट है। आपने 4 बार बॉल ड्रॉ करी है, क्वेश्चन में दे रखा है ना कि 4 बार बॉल ड्रॉ करी है, तो 4 बार ड्रॉ करी तो चारों की चारों वाइट हैं। तो यानी कि R की वैल्यू क्या है 4। तो जहाँ पे जब x R है उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमने निकाला है ना, ये 4CR 1/4 की पावर R 3/4 की पावर 4 - R। तो वहाँ पे R को 4 पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर वाइट। जब x 4 है यानी कि चारों की चारों बॉल वाइट निकल के आई है, तो जब x 4 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो R की जगह 4 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब 3 बॉल्स वाइट हैं। अब देखो इसमें हम वो चीज़ लेके नहीं चलेंगे कि आपने 4 बार बॉल ड्रॉ करी है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बार वाइट आ गई, सेकंड थर्ड फोर्थ बार वाइट आ गई, या फर्स्ट थर्ड फोर्थ बार वाइट आ गई। वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम NCR वाला कॉन्सेप्ट चूज़ कर रहे हैं ना कि आपने 4 में से 3 बॉल निकाली हैं। तो ऑर्डर उनका कुछ भी हो कि चारों में से कोई सी बारी में भी आए 3 बॉल वाइट, लेकिन वो चीज़ हम यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि हमें 4 में से 3 बॉल चूज़ करने, कभी भी आए उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए जब x आपका 3 है तो जो फॉर्मूला हमने डिराइव करा है प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेसेस निकालनी है। अब क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेसेस, यानी कि जब 3 बॉल आपकी वाइट आ रही है तो वहाँ पे R को हम क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल इज़ वाइट, यानी कि एक भी बॉल वाइट नहीं है, यानी कि आपको एक भी बार सक्सेस नहीं मिला। हमने निकाली है प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेसेस। अब आपको एक भी बार सक्सेस नहीं मिला यानी कि 0 सक्सेस है, तो R को जब डिराइव्ड फॉर्मूले में 0 पुट करोगे तो आपके पास इस पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा ये सब कुछ। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है क्वेश्चन कि देयर आर 6% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a sample of 8 items will include not more than 1 defective items। ठीक है, अब देखो let the event of containing the defective item be the success of the experiment। देखो ये क्यों माना है इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स है, उसमें से 6% आइटम जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि अगर उसमें से आप 8 सैंपल उठाते हो
तो उनमें से एक से ज़्यादा कोई डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो एक से ज़्यादा आइटम डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि या तो आपका ऐसा हो कि एक आइटम डिफेक्टिव निकल जाए, या ऐसा हो कि एक भी आइटम डिफेक्टिव ना निकले। यही तो है ना, नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम है। जो हमने पुराने क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें भी देखो, अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, तो वाइट बॉल आ रही है तो उसको हम मान रहे हैं ना कि सक्सेस, यानी कि वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। और क्वेश्चन में पूछा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ पे हम सक्सेस क्या मान रहे हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि सक्सेस। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि जो 8 आइटम अगर आप उठाते हो तो उनमें से नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम होने चाहिए, यानी कि या तो उन 8 में से एक आइटम डिफेक्टिव होना चाहिए या एक भी आइटम डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सक्सेस क्या मानेंगे, डिफेक्टिव आइटम आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डिफेक्टिव आइटम आने की प्रोबेबिलिटी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी। तो डिफेक्टिव आइटम है कितने, 6%। तो P क्या हो जाएगा, 6% यानी कि 6/100%, यानी कि 100 में तो होता है। तो P क्या हो जाएगा, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी कि डिफेक्टिव आइटम आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6%, 6/100। Q क्या हो जाएगा, 1 - P, जो कि हो जाएगा 1 - 6/100 यानी कि 94/100। ठीक है, कैपिटल X क्या होता है, बेसिकली जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसमें कितने नंबर ऑफ सक्सेस है, रैंडम वेरिएबल होता है ना, तो इसमें क्या है, X क्या हो गया, नंबर ऑफ सक्सेसेज इन द एक्सपेरिमेंट को डिनोट करता है X। ठीक है, अब इस केस में आप कितनी बार सैंपल में वो कर रहे हो, ड्रॉ कितनी बार कर रहे हो चीज़ों को, 8 आइटम उठा रहे हो, तो इस केस में N की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। और P यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, 6/100। अब हम क्या करते हैं आगे कोई इन टाइप के क्वेश्चंस में, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ऑफ R सक्सेसेस, राइट। उसके लिए फॉर्मूला होता है NCR, P की पावर R, Q की पावर N - R। N की वैल्यू 8 है और P की वैल्यू 6/100 है, तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा। अब देखो NCR यानी कि 8CR, यानी कि 8 आइटम में से आप R आइटम चूज़ कर रहे हो, 8 में से R आइटम चूज़ कर रहे हो। तो या तो 8 में से 0 आइटम चूज़ करोगे, या 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से होता है। तो R की वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से कम नहीं हो सकती और 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 8 आइटम में से आप 9 आइटम थोड़ी चूज़ कर लोगे। तो R की वैल्यू 0 से 8 के बीच में होती है, 0 और 8 को इंक्लूड करके। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी है, लास्ट में क्वेश्चन में बोला है ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 8 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम। तो नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम यानी कि या तो एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं है या एक डिफेक्टिव आइटम है। तो या तो x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू 1 होगी। तो जहाँ पे या आ जाता है वहाँ पे हम ऐड करते हैं, और वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना कि x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1 है। तो जब x की वैल्यू 0 है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जो फॉर्मूला हमने निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेसेस, अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेसेस, तो R को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = R हमने फॉर्मूले से डिराइव करी है, तो वहाँ पे R को 1 पुट कर दो, फॉर्मूला आ जाएगा। ऐड करके कैलकुलेशन करनी है, सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान रखना कितना बड़ा आंसर आया है, 47/50 की पावर 7। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती एग्जाम में, इसको इतना ही छोड़ के आ जाओ, इट विल बी इनफ। आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 4th रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग गया आपको कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 4, क्योंकि 4 थ्रो कर रहे हो आप पेयर ऑफ डाइस के। ठीक है, x की वैल्यू, कैपिटल X की क्या डिनोट करेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 4th रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस, राइट। अब सक्सेस किस चीज़ की है, नंबर ऑफ डबलेट, यानी कि आपने 2 डाइस को 4 बार फेंका, दोनों डाइस पे अगर सेम नंबर आ गए यानी कि डबलेट आ गए, तो वो आपका सक्सेस है, राइट। तो P स्मॉल p क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और सक्सेस कब आएगा, जब आपका डबलेट आ गया इन सिंगल थ्रो ऑफ पीस ऑफ डाइस, है ना। तो अगर आप 2 डाइस को फेंक रहे हो, तो या तो आप दोनों पे 1 1 आ गया, दोनों पे 2 2 आ गया, दोनों पे 3 3 आ गया, दोनों पे 4 4 आ गया, दोनों पे 5 5 आ गया, दोनों पे 6 6 आ गया। इसका मतलब वो आपके फेवरेबल आउटकम है, और प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल बाय टोटल। तो नंबर ऑफ डबलेट्स स्मॉल p है, फेवरेबल आउटकम है 6 और टोटल है 36, तो p की वैल्यू आ गई 1/6। q की वैल्यू निकल जाती है 1 - p करके, जो कि आ जाएगी 5/6। कैपिटल X है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 4th रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस, तो n यहाँ पे 4 है, p यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R सक्सेसेस, राइट, जो कि हम फॉर्मूले से निकालते हैं NCR, P की पावर R इंटू में Q की पावर N - R। इस क्वेश्चन में N की वैल्यू क्या है, 4,
P की वैल्यू क्या है 1/6, Q की वैल्यू क्या है 5/6। फॉर्मूले में पुट करी, आपका आ गया कि जब x है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब x r है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई। ठीक है, अब देखो NCR है, n यहाँ पे 4 है तो 4CR है, यानी कि 4 में से आप कितना आइटम चूज़ कर रहे हो R, तो R की वैल्यू 0, 1, 2, 3 या 4 हो सकती है। ठीक है, अब जब आपको क्या क्वेश्चन में करना क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, राइट। यानी कि जब आपका x 0 है, x 1 है, x 2 है, x 3 है, x 4 है, तब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, और उसको टेबल में जब डालोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो जब x 0 है उस केस में प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो जो रिक्वायर्ड आपका फॉर्मूला है, जो डिराइव्ड फॉर्मूला है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r सक्सेसेस का फॉर्मूला है, उसके अंदर r को एक बार 0 पुट करोगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4। आपके पास जब x 0 है, x 1 है, x 2 है, x 3 है, x 4 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएगी, और उसको जब आप एक टेबल में पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पिछली वीडियोस में मैं कवर करवा चुकी हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक्स, तो वो वीडियोस अगर आपने देख रखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है हमने कैसे बनाया है। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज़ 1/2। ठीक है, यानी कि एक मैन है, उसने टारगेट को हिट कर दिया, यानी कि उसको सक्सेस मिल गया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, यानी कि स्मॉल p क्या हो गया 1/2। q कैसे निकलता है 1 माइनस स्मॉल p, यानी कि 1 माइनस 1/2, तो स्मॉल q क्या हो गया 1/2। क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज़ मोर देन 90%। कितनी बार उसको फायर करना चाहिए कि जो टारगेट को कम से कम एक बार हिट करने की प्रोबेबिलिटी जो है 90% से ज़्यादा हो, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो x क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ टाइम्स दैट मैन हिट्स द टारगेट इन n ट्रायल्स। मान लो उसने n ट्रायल्स करे हैं, हाउ मेनी टाइम्स पूछा है ना, तो मान लो उसने n टाइम ट्राई करा है, तब जाके ये सिचुएशन हो रही है कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस 90% से ज़्यादा है। तो हाउ मेनी टाइम्स, उसको हम n मान लेते हैं। तो x क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स कि जो मैन है वो टारगेट को n ट्रायल्स में हिट कर रहा है। ठीक है, तो x एक बाइनोमियल वेरिएट है जहाँ पे p की वैल्यू 1/2 है, n तो हमको निकालना है ना। ठीक है, तो जब x आपका r है तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है इस क्वेश्चन में, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करो। n की वैल्यू तो आपको निकालनी है, r की वैल्यू हमें से दी नहीं जाती है, राइट। वो हम क्वेश्चन से देखते हैं कि किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। और p की वैल्यू 1/2 है, q की वैल्यू 1/2 है, तो NCR 1/2 की पावर n इंटू 1/2 की पावर n माइनस r। तो NCR है, तो यानी कि n आइटम में से आप r आइटम चूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे r या तो हो सकता है 0, 1, 2, 3 से लेके n तक। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज़ मोर देन 90%। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस का मतलब कम से कम एक, कि जो टारगेट है वो एक बार हिट कर रहा है या उससे ज़्यादा बार हिट कर सकता है। तो x क्या हो गया यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 90% से ज़्यादा। तो ये वाली जो लाइन लिखी है समझ में आई कि प्रोबेबिलिटी जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 90% है, यानी कि ग्रेटर देन 90/100 है। ठीक है, तो देखो दोबारा देखो, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी, यहाँ से देखो प्रोबेबिलिटी किसकी, ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, यानी कि टारगेट को एटलीस्ट वंस बार अगर हिट हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 90/100। किसकी प्रोबेबिलिटी है 90/100, जब टारगेट को एक से ज़्यादा बार हिट कर रहे हैं, एटलीस्ट वंस कम से कम एक, तो या तो x की वैल्यू 1 है या उससे ज़्यादा है, उस केस में प्रोबेबिलिटी 90% से ज़्यादा है, यानी कि 90/100 से ज़्यादा है। तो x की वैल्यू 1 है या 1 से ज़्यादा है, राइट। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, चलते चलते n तक हो सकती है, राइट। तो हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी जब x 1 है प्लस प्रोबेबिलिटी जब x 2 है प्लस प्रोबेबिलिटी जब x 3 है प्लस प्लस करते करते प्रोबेबिलिटी जब x n है ग्रेटर देन 90/100। इसको सिंपल हमने सॉल्व करा है। अब प्रोबेबिलिटी जब x 0 है उसको हमने इसमें ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया,
ठीक है। तो जब x 0 है, जब x 1 है, जब x 2 है, चलते चलते जब x n है उसको हमने लिख दिया 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम 1 ही तो होता है। जब x 0 है, x 1 है, चलते चलते जब x n है, यानी कि प्रोबेबिलिटीज़ का सम निकाल रखा है ना इस ब्रैकेट में, तो वो 1 है। और माइनस हमने करी थी कि जब x 0 है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज़ 0 इज़ ग्रेटर देन 90/100। और जब x इज़ इक्वल टू 0 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 को उधर ले जाएंगे हम, राइट। तो 1 माइनस में 90/100, बेसिकली 1 को हम उधर नहीं लेके जा सकते क्योंकि बीच में इक्वल टू नहीं है। हम करते क्या है, दोनों साइड 1 को क्या कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ से कट जाएगा 1 और उधर आ जाएगा 90/100 माइनस 1, और आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ बचेगा माइनस ऑफ p इंटू एक्स इक्वल टू 0, यानी कि जब x 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके साथ एक माइनस का साइन रहेगा। तो माइनस साइन को हटाने के लिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और जब इनइक्वालिटी में दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, राइट। तो आपका ये बन जाएगा फाइनली कि जब x 0 है तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो होगी लेस देन 1 माइनस 90/100। और जब 1 माइनस 90/100 100 LCM लोगे सॉल्व करोगे इसको तो क्या आएगा, 1/10। अब जब आपने पिछले पेज पे निकाला था ना कि जब x r है तो प्रोबेबिलिटी निकालते थे हम NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r पुट करके p और q की वैल्यू पुट करी तो NCR इंटू 1/2 की पावर n आ गया था। पिछले पेज पे तो कराया है, राइट। तो NCR की इंटू 1/2 की पावर n। तो यहाँ पे क्या है, जब x 0 है प्रोबेबिलिटी आ रखी है लेस देन 1/10, तो x इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी उसको हम क्या लिख सकते हैं, r को 0 पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो NC 0 इंटू 1/2 की पावर n लेस देन 1/10 है, ठीक है। और NC 0 क्या होता है, 1 ही होगा आपका, तो 1/2 की पावर n लेस देन 1/10 है। तो n की वैल्यू यहाँ पे या तो 4 हो सकती है या 5 हो सकती है या 6 हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज मोर देन 90%। तो क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर, यानी कि हमें n की वैल्यू निकालनी थी ना, हाउ मेनी टाइम्स यानी कि n होता है ना, वो आप कॉइन को टॉस कर रहे हो 5 बार, तो उस क्वेश्चन में n क्या हो जाएगा, 5। तो हाउ मेनी टाइम्स की वैल्यू यानी कि n की वैल्यू निकालनी है, और n की वैल्यू 4, 5, 6 या उससे बड़ी हो सकती है। तो जो n की वैल्यू है वो एटलीस्ट 4 हो सकती है, यानी कि तो या तो 4 है या उससे ज़्यादा है, यानी कि उस इंसान को एटलीस्ट 4 बार हिट करना पड़ेगा, फायर करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो हेंस द मैन मस्ट फायर एटलीस्ट 4 टाइम्स। आगे जो मीन एंड वेरिएंस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।